हेलो स्टूडेंट्स, तपन से स्टडी रूम में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स में आज हमारा टॉपिक है अन्य साधनों से आए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या होती हैं इनकम्स और ये अदर सोर्सेस में कैसे आती हैं, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में धारा 56(1) में ये स्पष्ट किया गया है कि जो आय के प्रथम 4 शीर्षकों में कर योग्य नहीं है। आय के 4 शीर्षक हमने पढ़े हैं: सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम और प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन। इन 4 शीर्षकों में जो कर योग्य नहीं है वो आय के 5वें शीर्षक यानी कि अन्य साधनों से आय शीर्षक में शामिल की जाती हैं, बशर्ते कि इन्हें धारा 10 से 13(a) के प्रावधानों के तहत पूर्णतया करमुक्त घोषित नहीं किया गया हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बातें होनी चाहिए। एक तो वो आय होनी चाहिए और दूसरा वो करमुक्त नहीं घोषित हुई होनी चाहिए, तो वो इस शीर्षक में आ जाएगी। धारा सेक्शन 56(1) में इस प्रकार की बात कही गई है। तो इस सेक्शन के तहत वो आय जो कि पहले 4 शीर्षकों में शामिल नहीं की गई परंतु कर योग्य है यानी कि करमुक्त नहीं घोषित की गई है इनकम टैक्स एक्ट में, तो फिर वो इस शीर्षक में शामिल की जाती है। इस शीर्षक के नियमानुसार उसको कर योग्य यहाँ पर बनाया जाता है और व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम में 5वें हेड की इनकम के रूप में शामिल किया जाता है। इसके बाद में जो धारा 56(2) है उसमें कुछ विशिष्ट या कुछ वो आय जो कि इस प्रकार की आय होंगी जो धारा 56(1) के अनुसार इस शीर्षक में शामिल होनी चाहिए, कुछ स्पष्ट किया गया है। जैसे कि सबसे पहले लाभांश, जो कंपनी से लाभांश प्राप्त होते हैं या सहकारी संस्थाओं से या अन्य जगह से लाभांश प्राप्त होते हैं, वो लाभांश इस शीर्षक में शामिल किए जाते हैं। लॉटरी, वर्ग पहेली, गुड़दौड़, दौड़, शर्त, जुआ, ऊंट दौड़ वगैरह, ये जो कैजुअल इनकम्स हैं, क्रॉस वर्ग पहेली है ना, ये सब कैजुअल इनकम है जो कि इस शीर्षक में शामिल की जाती हैं। अगर कुछ ऐसी आय भी है जो व्यवसाय पेशे शीर्षक में अगर कर योग्य नहीं होती है तो वो यहाँ पर इस शीर्षक में कर योग्य हो जाती है। जैसे कि व्यक्ति को प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्युएशन कोष या कीमैन पॉलिसी के तहत कोई भुगतान या फर्नीचर और प्लांट को किराए पर उठाने से आए या इमारत या बिल्डिंग के साथ में फर्नीचर को उठाने से संयुक्त प्राप्त किराया। ऐसे ही 2014 के बाद में अगर कोई पूंजीगत संपत्ति को बेचने पर एडवांस राशि प्राप्त हुई है तो ये वो कुछ आय हैं जो कि अगर वो व्यवसाय पेशे शीर्षक में शामिल नहीं हुई है तो उसको इस शीर्षक में शामिल कर लिया जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन सी कर योग्य आय हैं जो इस शीर्षक में अपने को सवाल अगर दे रखा है तो शामिल करनी है, और उसके संदर्भ में जो अलग अलग जगह पे प्रावधान दे रखे हैं, कहीं पर टीडीएस के प्रावधान है, कहीं पर कर मुक्ति के प्रावधान है, कहीं पर शामिल करने के तरीके के प्रावधान है, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि एक ही साथ उस पॉइंट के साथ में लेके आ जाते हैं। जैसे कि अब अपन प्रारंभ करते हैं अन्य साधनों से कर योग्य आय में। अपन अपने क्रम से एक गणना के दृष्टिकोण से इसके नियमों को समझते हैं। आकस्मिक आय या कैजुअल इनकम क्या होती है? लॉटरी, वर्ग पहेली है ना, क्रॉसवर्ड पजल जिसको हम बोलते हैं, गुड़दौड़, हॉर्स रेस, ताश, शर्त, कार्ड्स के गेम, बैटिंग है ना, जुआ, ये जो है इनकी जो भी आय है वो इस शीर्षक में आकस्मिक आय के रूप में शामिल की जाती हैं। अगर ये आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाए तो इनके ऊपर 30% टीडीएस होता है। जब हम प्रश्न करेंगे तो वहां पर अपने को जीती गई राशि या प्राप्त राशि ऐसे मिलेगा, है ना, प्राप्त राशि या जीती गई राशि। अगर प्राप्त राशि है तो याद ये करें, चाहे वो आकस्मिक आय हो चाहे अन्य प्रकार का आय हो, अगर उन पर टीडीएस होता है, आई रिपीट, जिन पर उद्गम स्थान पे कर की कटौती होती है
उन पर अगर प्राप्त राशि दे रखी है तो हमें आय में जो शामिल करना है वो सकल राशि को शामिल करना है। सकल राशि मतलब ग्रॉस अमाउंट, कुल राशि जो है उसको शामिल करना है। अगर अपन कैजुअल इनकम में अभी बात कर रहे हैं तो कुल जीती गई राशि को अपने को शामिल करना है, तो सकल जीती गई राशि मतलब सकल राशि। तो प्राप्त राशि को हमेशा सकल बनाएंगे अगर टीडीएस उसके ऊपर हो गया हो तो। अगर टीडीएस की होता है तो सकल बनाना है, सकल राशि को ही अपने को शामिल करना है। अगर सकल राशि प्रश्न में दे रखी है तो सीधा ही उसको शामिल कर ले, और अगर प्राप्त राशि है तो फिर उसको सकल बनाए ऐसे, प्राप्त राशि इंटू 100 बटा उद्गम स्थान पे, नीचे जो लिखना है वो उद्गम स्थान पे कर की कटौती की दर को घटाना है 100 में से, है ना। तो इसको मैं पूरा ऐसे लिख देता हूं, 100 माइनस टीडीएस रेट, उद्गम स्थान पे कटौती की दर, कर की कटौती की दर। तो प्राप्त राशि इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टीडीएस रेट। जैसे कि अपन कहे हैं कि आकस्मिक आय के ऊपर 30% की कटौती होती है, तो यहाँ पर टीडीएस रेट क्या हो जाएगी 30। 100 में से 30 को कटाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 70। आप चाहे तो सीधा इसी प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि टीडीएस रेट को घटाने के बाद नीचे की राशि। तो 70 है प्राप्त राशि, तो 100 यानी कि सकल राशि कितनी हो जाएगी। तो हमेशा चाहे वो आकस्मिक आय हो चाहे अन्य प्रकार की आय हो, अगर प्राप्त राशि दे रखी है उसके ऊपर टीडीएस होता है, उद्गम स्थान पे कर की कटौती होती है, तो नियमानुसार उसको सकल बना के ही आय में शामिल करें। ऐसे ही और बात करें अपन आकस्मिक आय के संदर्भ में, तो आकस्मिक आय को प्राप्त करने हेतु जो व्यय है वो जैसे कि दाव पर लगाई गई राशि, टिकट के व्यय, लॉटरी टिकट खरीदा तो टिकट के व्यय, पुरस्कार प्राप्त करने के व्यय, ये स्वीकृत व्यय नहीं है, यानी कि आय में से घटाए नहीं जाएंगे। प्रश्न में दे रखे तो उन्हें आप छोड़ दीजिए, उन्हें आप सब्ट्रैक्ट मत कीजिए, क्रॉस अमाउंट को ही शामिल कीजिए। ऐसे ही केवल वस्तु प्राप्त होती है तो टीडीएस नहीं होता है उसके ऊपर, लेकिन अगर वस्तु के साथ में जीती गई राशि या प्राप्त राशि भी प्रश्न में दे रखी है तो ये ध्यान रखें कि जो टीडीएस होगा वस्तु की लागत और प्राप्त राशि दोनों के योग के ऊपर टीडीएस होगा। तो यहाँ पर प्राप्त राशि जब हम लिखेंगे तो प्लस वस्तु की लागत भी यहाँ पर लिखेंगे, वस्तु की लागत प्लस प्राप्त राशि इंटू 100 बाई 70, इस प्रकार से उसको हम सकल बनाएंगे। ऐसे ही जो गुड़दौड़ है, जुआ, शर्त आदि से अगर कोई हानि हुई है ना, तो हानि की पूर्ति अन्य आकस्मिक आय से या अन्य आय से या अन्य साधनों की आय से पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें व्यय घटाने की स्वीकृति नहीं है तो हानि नहीं होगी, है ना। और प्रश्न में अगर अपने को हानि दे रखी है तो ऐसी स्थिति में हानि की पूर्ति न तो खुद किसी अन्य आकस्मिक आय से हो सकती है, न खुद उसी आय से हो सकती है, न किसी अन्य आय से इस शीर्षक की अन्य आय से हो सकती है, या किसी अन्य शीर्षक की आय से हो सकती है, यानी कि हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जब आकस्मिक आय अपने को प्रश्न में दे रखी हो, अक्सर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट अपने पॉइंट हर सवाल में होता है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कैलकुलेशन करते समय। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रतिभूतियों पर ब्याज, है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। प्रतिभूति होती क्या है, सिक्योरिटीज होती क्या है, तो सिक्योरिटी एक लिखित पत्र होता है जिसमें कि ब्याज की दर का किस तारीख को उस ब्याज का भुगतान किया जाएगा, उसकी मैच्योरिटी के समय उसकी वैल्यू क्या होगी, मैच्योरिटी वैल्यू का भुगतान कब किया जाएगा, इस बात की बातें एक सर्टिफिकेट में लिखी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं प्रतिभूति। वो स्टॉक एक्सचेंज पे, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हो सकती है, सूचित और असूचित दोनों प्रकार की प्रतिभूतियां हो सकती हैं। सरकारी प्रतिभूति हो सकती है, गैर सरकारी यानी कि व्यापारिक प्रतिभूति हो सकती है, और ऐसी प्रतिभूतियों के ऊपर अगर ब्याज मिलता है तो वो भी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंदर शामिल की जाती है। निर्धारित नियमों के अनुसार उसको करयोग्य बना के अपन करयोग्य राशि को शामिल करते हैं।
इसके संदर्भ में भी अपन बात करते हैं। और अन्य ब्याज, अगर अन्य प्रकार का कोई भी ब्याज मिला है, व्यक्ति को आपने पैसा दे रखा है उधार, उससे पैसा आपको ब्याज मिला है, पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीम्स में आपने पैसा जमा करा रखा है, उससे ब्याज मिला है, बैंक में आपने पैसा जमा करा रखा है, उससे ब्याज मिला है, तो वो आय अगर ब्याज है तो वो भी इसी शीर्षक में शामिल किया जाता है। तो जो इनके ऊपर नॉर्मली जो टीडीएस की रेट होती है वो होती है 10%, जैसे कैजुअल इनकम के ऊपर 30% होती है ना। इसी प्रकार से जो प्रतिभूतियों के ऊपर जो ब्याज है उसके ऊपर टीडीएस अगर हुआ है तो टीडीएस की रेट कितनी है, 10% की दर से इनके ऊपर टीडीएस होता है। कौन कौन सी आय इसमें आ जाएगी, तो मैं दोनों को एक साथ ही ले लेता हूं। तो इस प्रकार से अगर सरकारी हो प्रतिभूति, गैर सरकारी प्रतिभूति हो, इनमें भी वापस दो शब्द होते हैं, करमुक्त और करयुक्त। इसमें भी ध्यान रखें कि अगर करमुक्त शब्द लगा हुआ है तो सरकारी प्रतिभूतियों के संदर्भ में अगर वो है तो ऐसी प्रतिभूतियों का ब्याज तो इस शीर्षक में शामिल किया नहीं जाता है। हम वर्किंग नोट डालेंगे, ये शामिल करमुक्त है अतः शामिल नहीं की गई है। परंतु अगर करमुक्त शब्द किसी व्यापारिक प्रतिभूति के साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भुगतान करने वाला पर्सन है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई अन्य, अगर भुगतान करने वाली कंपनी ने इसके ऊपर कर चुकाने की जिम्मेदारी स्वयं के ऊपर ली हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूति दे रखी है प्रश्न में, तो चाहे प्रश्न में प्राप्त राशि दे रखी हो चाहे सकल राशि दे रखी हो, इस दोनों ही स्थिति में इसको सकल तो बनाया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कर भुगतान की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो भुगतान करने वाले ने लिया हुआ है। तो सरकारी खाते में टीडीएस तो जमा हुआ है, चाहे इसको प्राप्त राशि दे रखी हो चाहे सकल दे रखी हो, यानी कि प्राप्त हो या सकल हो, करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों को हमेशा ही सकल बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। सरकारी करमुक्त है तो उसको शामिल नहीं किया जाता, यह विशेष अंतर है जिसको आप ध्यान में रखें। तो करयुक्त का मतलब कुछ नहीं दे रखा है तो वो करयुक्त प्रतिभूतियां हैं, लेस टैक्स सिक्योरिटीज ही वो हैं। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें अन्य ब्याज की, तो इसमें जैसे पोस्ट ऑफिस का बचत खाते का ब्याज हो गया, एकल या संयुक्त खाते में अगर वो जमा है और उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पर ये भी साथ में याद रखें कि जो पोस्ट ऑफिस का ये एकल या संयुक्त खाते का ब्याज है, 3,500 रुपए से ज्यादा होने पर एकल ब्याज कर योग्य होगा, और जो संयुक्त खाते का ब्याज है वो 7,000 रुपए से ज्यादा होने पर ही कर योग्य होगा। यानी कि अगर मुझे 6,000 रुपए मिला है एकल खाते में, तो उसमें से 3,500 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और शेष राशि ही कर योग्य हो जाएगी। ऐसे ही अगर जनता के सार्वजनिक हित वाली अगर सूचित है, लिस्टेड है, तो वैसे ही जनता का सार्वजनिक हित मान लिया जाएगा। परंतु अगर जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी के सूचित या असूचित ऋण पत्रों पर, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऋण पत्रों पर ब्याज 5,000 रुपए तक होने पर टीडीएस नहीं होता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसमें 5,000 तक टीडीएस नहीं। यानी कि अगर प्राप्त राशि दे रखी है 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया टीडीएस नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि 5,000 रुपए तक टीडीएस नहीं किया जाता। तो उसमें प्राप्त राशि होने पर भी आपको उसको सकल नहीं बनाना है। इस प्रकार से फार्मूला लगा के सकल नहीं बनाना है ना। जिसपे टीडीएस ही नहीं होता तो उसको सकल तो बना नहीं सकते। तो 5,000 तक टीडीएस नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखें। ऐसे ही पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक जमा निक्षेप या राशि में जो पीपीएफ से जो निकासी की गई है, विड्रॉल किया गया है, वो विड्रॉल और ब्याज की राशि पूर्णतः कर मुक्त है। जो अन्य ब्याज की बात कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस को ध्यान में रखें। पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी योजनाएं इसमें आती हैं, पर इसको आप ध्यान में रखें। पीपीएफ का पे विड्रॉल और ब्याज ये पूर्णतः कर मुक्त है। दो चीजें साथ साथ चल रही हैं
टीडीएस और करमुक्ति। तो कहाँ टीडीएस है वहां पे ये नहीं कहा कि करमुक्त है, वहां पे ये कहा है कि इतनी राशि प्राप्त होने पर सकल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे वो ध्यान रखना है। और जहां पे करमुक्त का है वहां पे ध्यान रखना है कि इसको शामिल करना है अपने को या शामिल नहीं करना है। दो अलग अलग बातें किसी भी आय के साथ में साथ साथ देखनी है अपने को एक ही साथ है। ऐसे पोस्ट ऑफिस की जो सुकन्या समृद्धि खाते का ब्याज है, सुकन्या समृद्धि खाता, इसका जो ब्याज है वो पूर्णतया करमुक्त है, यानी कि ये आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही कुछ और प्रतिभूतियां, बात वापस प्रतिभूतियों की करते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिभूतियां हैं जिनको दो भागों में बांट के सेक्शन में लिखा गया है इसमें कि ऐसी प्रतिभूतियां जिनके ऊपर टीडीएस नहीं होता है, और दूसरी बात है ऐसी प्रतिभूतियां जिनका ब्याज करमुक्त है ना। तो मैं पहले करमुक्त वाली कुछ बात बोलता हूं, फिर टीडीएस की बात बोलता हूं कि ऐसी बहुत सारी प्रतिभूतियां हैं जिन पर ब्याज करमुक्त है। ये 14-15 प्रतिभूतियां हैं करीब ये, जैसे नेवेली नाम है कंपनी का, नेवेली लिग्नाइट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, 7% पूंजी निवेश बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के बॉन्ड, 10% रिलीफ बॉन्ड यानी राहत बॉन्ड आदि, हुडको के बॉन्ड। पर मोटे ये मैंने कुछ नाम लिए हैं जो अक्सर अपने को प्रश्न में दिखाई देते हैं। मोटे तौर पे ये ध्यान रखें कि ये 9% और 10% की सीरीज वाले हैं, है ना। 9% और 10% ज्यादातर, है ना। 9% और 10% वाले ये जो विशेष नामों वाले जो प्रतिभूतियां हैं, इनके ऊपर अगर ब्याज मिलता है तो वो करमुक्त होता है, अपने को आय में शामिल नहीं करना है। ठीक करीब करीब ये कि यही सारे नाम बता रखे हैं जिनके ऊपर टीडीएस नहीं होता है। ऐसी प्रतिभूतियां जिनके ऊपर उद्गम स्थान पे कर की कटौती नहीं होती है, नो टीडीएस ऑन सच सिक्योरिटीज। ये भी करीब करीब वही है नाम, जैसे नेवेली लिग्नाइट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, थर्मल पावर, टेलीफोन। लेकिन इन पे मोटे तौर पे जो ब्याज की दर है वो है 13 या 14%, है ना। जिन पे जो करमुक्त है वो 9 से 10% वाले, और जिन पे टीडीएस नहीं होता है वो कौन से वाले हैं, 13 और 14% वाले। 13 और 14 जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी है, जैसे कि मैं बोलता हूं आईएफसीआई या आईडीबीआई, इनके 6% और 11.5% वाले जो सीरीज है वो ऐसी है जिनके ऊपर टीडीएस नहीं होता है। ऐसे आईसीआईसीआई के 6.25%, 6.25 से 11.5% की जो सीरीज है इनके ऊपर टीडीएस नहीं होता है। तो सरकार प्रतिभूतियों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, नेवेली लिग्नाइट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पूंजी निवेश बॉन्ड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, राहत बॉन्ड 10% वाले जो करमुक्त हैं, और इन्हीं के अगर 13 से 14% वाली हैं, या आईसीआईसीआई और आईएफसीआई या आईडीबीआई, ये जो बैंक है, इनके 6.25% से 11.5% वाले, इनके ऊपर टीडीएस नहीं होता। दो अलग अलग बातें, करमुक्त नहीं, टीडीएस नहीं, साथ में ध्यान रखें। जिनपे टीडीएस नहीं होता है वो अन्य ब्याज में ऐसी भी हो सकती है, जैसे कि एनएससी है, पोस्ट ऑफिस की योजना है, नेशनल सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र केवीपी, इंदिरा विकास पत्र आईवीपी, सामाजिक सुरक्षा बॉन्ड, सोशल सिक्योरिटी बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनके ऊपर टीडीएस नहीं होता है। अगर होता ऐसे ही जनता के सार्वजनिक वाली टीडीएस नहीं होने वाली बात अपन ने की है, तो अपन एक लाइन और बोले कि जनता के सार्वजनिक हित वाली कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज 5,000 तक हो तो टीडीएस नहीं होता, बशर्ते ये सीधे खाते में जमा होने वाले चेक या ड्राफ्ट द्वारा दिए गए हैं, अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया गया है, यानी कि नकद में नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ऋण पत्रों का ब्याज नकद में दिया गया है 5,000 से कम होने पर भी टीडीएस होगा, परंतु अगर खाते में जमा होने वाले चेक से दिया गया है और 5,000 रुपए तक ही है तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं होगा। ऐसे अगर कोई घोषणा पत्र दे रखी है व्यक्ति अगर सामान्य है, वरिष्ठ है या अति वरिष्ठ है, सामान्य स्थिति में 2.5 लाख, वरिष्ठ स्थिति में 3 लाख, अति वरिष्ठ की स्थिति में 5 लाख तक की आय के ऊपर कर नहीं लगता है, तो ये घोषणा पत्र देने पर इनकी इस प्रकार की ब्याज की इनकम के ऊपर टीडीएस नहीं होता है। तो आज हमने मोटे तौर पे अन्य साधनों से बहुत सारी आय जो इसमें शामिल होती है, इनमें से 2 के संदर्भ में डिटेल में प्रावधान समझे हैं, आकस्मिक आय और प्रतिभूतियों से ब्याज। इसके अलावा लाभांश भी महत्वपूर्ण है, अक्सर अपने को प्रश्न मिलेगा, और कुछ विशेष और बातें जिनको कि
अन्य साधनों से आय शीर्षक में जब हम शामिल करते हैं तो उसके संदर्भ में और क्या क्या प्रावधान है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।